नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अखिल स्वामी के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं, प्रोफेसर साहब हमारे यहाँ आते हैं, अलग अलग विषय पे बोलते हैं, लेकिन मेरा और प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब का एक इंटरेक्शन वीकली रैप के रूप में आप इसको देखिए, जो पिछले सप्ताह की मुख्य घटनाएं होती हैं। और एक एक एडवांटेज प्रोफेसर साहब के साथ यह है कि उसमें इकोनॉमी भी है, तो आर्थिक मुद्दों पे भी अगर जो मुख्य प्रमुख घटनाएं हो रही हैं उस पे बातचीत कर ली जाती है कि क्या प्रोफेसर साहब उसको किस नजरिए से देखते हैं, उसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं। प्रोफेसर साहब, जो मुझे सबसे डिस्टर्बिंग बात पिछले एक हफ्ते की लगी और जो बहुत ही अहम और गंभीर है, शायद उस पर उतना ऑन अ पार्टी लेवल कांग्रेस कुछ हल्ला मचा रही है, लेकिन जो ये राहुल गांधी को एक एमएलए साहब कह रहे हैं, मारवा साहब, की इनका भी तुम्हारा भी वही बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था, इट इज एज गुड एज, मतलब आपको जान से मारने की धमकी है। एक साहब संजय गायकवाड़ जी हैं वहां शिवसेना के, वो कह रहे हैं कि जो इनकी राहुल गांधी की जबान काट के ले आएगा उसको हम 11 लाख रुपया देंगे। एक बिट्टू जी हैं जो पहले इनके साथ थे बेंच सिंह के, मतलब वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट नंबर 1 राहुल गांधी। एक हमारे रघुराज सिंह उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर का उनको दर्जा प्राप्त है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि ये सबसे बड़े आतंकवादी राहुल गांधी। जो 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 जिस तरह से मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे नफरत के माहौल बनाना चाहते हैं जहां ये जिस तरह से गोडसे को तैयार किया था इन लोगों ने, गोडसे तो हिंदू था, उसको कहीं ना कहीं से उसकी रोज 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 अगर कोई उनको करेगा कि ये देखो ये है महात्मा गांधी है जो पाकिस्तान बात, वो ये राहुल गांधी के साथ करने का इनका पूरा प्लान है। तो ये सिर्फ आपको ये करते रहेंगे और किसी गोडसे को बनाने की तैयारी है। फिर से एक गोडसे 2 आएगा जो फिर से, और ये पूरी सोची समझी रणनीति है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, डाइवर्ट करने के लिए कोई डाइवर्ट नहीं। अब इनसे राहुल गांधी इज अनस्टॉपेबल एज फार एज पॉलिटिकली, वैचारिक रूप से। अब इनको सिर्फ एक लगता है कि इस तरह का एक गोडसे तैयार करो जिससे वो राहुल गांधी को रोके। प्रोफेसर साहब, आपका इस पे एक टिप्पणी। जय संविधान। देखिए आनंद जी, मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति नहीं है, ये एक बहुत मूर्खतापूर्ण रणनीति है। और ये उतनी मूर्खतापूर्ण रणनीति है कि ये बीजेपी को 100 साल के लिए खत्म कर देगी। देखिए, धमकी कोई किसी को दे सकता है, मुझे दे सकता है, आपको दे सकता है। गुंडे बदमाश धमकी देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक मंत्री हैं, अगर वो गुंडे हैं तो इस तरह की बात कर सकते हैं, वो उनके अपने संस्कार हैं। हम लोग न धमकी देते हैं, और कोई धमकी देता है तो उसको एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। तो देखिए, मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं कि गुंडे बदमाशों ने धमकी दी, क्योंकि वो उनकी फितरत है। वो कहेंगे मार देंगे, कूट देंगे, नाक काट देंगे, जीभ काट देंगे, जला देंगे, वो उनकी फितरत है। असली मुद्दा जो है, जहां मैं चिंतित हूं, हमारे देश के लोकतंत्र को क्या हो गया है, हमारे देश के संविधान को क्या हो गया है। अगर एक मीटिंग के अंदर एक पत्रकार पूछता है अमित शाह से, जो देश के गृह मंत्री हैं, अब सवाल यह है आनंद जी, आप इस समय एंकर हैं, आप इस समय प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, आपका कुछ कर्तव्य है, मैं यहां पे पैनलिस्ट हूं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं। जब मैं क्लास में जाता हूं, एज ए टीचर बिहेव करता हूं, तो टीचर के कुछ कर्तव्य हैं और छात्रों के कुछ कर्तव्य हैं, पिता के कुछ कर्तव्य हैं, पुत्र के कुछ कर्तव्य हैं। सवाल यह है कि अगर देश का गृह मंत्री उस पत्रकार को डांट देता है, अगर वो पत्रकार चिंता व्यक्त करता है कि राहुल गांधी जो लीडर अपोजिशन है, इनको धमकियां मिल रही हैं, मारने की धमकियां मिल रही हैं, वो कह रहा है कि नहीं, इस विषय पे बात नहीं करेंगे। अरे, गृह मंत्री का काम ही है लोगों को रक्षा देना। आपके जीवन का, आपके पद का उद्देश्य वो है। तो मैं इस बात से चिंतित हूं। इसका मतलब यह है कि जो हम लोग समझते हैं कि देश का संविधान खतरे में है और देश का लोकतंत्र खतरे में है, वो बात सही है, नंबर 1। नंबर 2, रणनीति अगर है, मैंने कहा यह मूर्खतापूर्ण रणनीति है। देखिए, आज के तारीख में आनंद जी, वास्तविकता यह है, आपने इंदिरा जी की मृत्यु को देखा, उनकी हत्या को देखा, आपने राजीव गांधी की हत्या को देखा, सहानुभूति किसको मिली? एक बार इंदिरा जी की नाक पे चोट लगी थी, आपको याद होगा, एक पत्थर फेंका गया था, उनकी नाक पे चोट लगी थी, सहानुभूति मिली थी ना इंदिरा जी को? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, हाँ, उड़ीसा की किसी मीटिंग में, उड़ीसा में। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी को आज के तारीख में खरोंच भी आ गई, एक खरोंच भी आ गई, और उन्हें कोई पत्थर मार के भी चोट किसी ने पहुंचा दी,
फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। मैं इस समय राजनीतिक बातें कर रहा हूं, मैं इस समय बाकी उसकी जो बाकी लॉ एंड कंडीशन वो सब बात नहीं कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि फायदा किसको होगा, कांग्रेस को होगा। और कांग्रेस बुरी तरह से क्लीन स्वीप करेगी पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन को, जहां जहां इलेक्शन होंगे राहुल गांधी को फायदा होगा। ये कौन सी अकलमंदी की चीज है? मेरे हिसाब से तो अमित शाह जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि राहुल गांधी की रक्षा बढ़ा दी जाए। अगर आप उन लोगों को Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, और जो व्यक्ति आज के तारीख में जिसके खानदान के अंदर 2 हत्याएं हुई हैं, 2 शहादतें हुई हैं, उसको आप अगर इस प्रकार की सुरक्षा नहीं दे रहे और उसको हवा में उड़ा रहे हैं, भगवान न करे। मैं तो आनंद जी एक कार्यक्रम में और बोला था, देखिए मैं ये कहता हूं, अपने छात्रों से भी कहा, अपने परिवार के अपने बच्चों से भी कहता हूं, कहना भी चाहिए। मैं कहता हूं यार, झूठे भी गलती से भी किसी भीड़ में धमकी मत दे देना कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मान लीजिए आपने किसी को धमकी दी 100 आदमियों के सामने, अच्छा आपने नहीं मारा, मारा किसी और ने, वो कार एक्सीडेंट में मारा गया, पुलिस पहले आपको आके पकड़ लेगी। ये महाराज आपने धमकी दी थी और कार एक्सीडेंट हुआ, इसका मैंने आपने कराया, चलिए अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई धमकी दे रहे हैं ये लोग, 4-5 बड़े बड़े विधायक और मंत्री, और वो मंत्री जो कि 50 साल जिनका परिवार कांग्रेस के साथ रहा है और जिनके दादा की शहादत हुई है कांग्रेस में रह के, जो 6 महीने पहले तक कांग्रेस में था और जो कांग्रेस का MP था, जो लोकसभा के अंदर इलेक्शन हारा, जिसको राज्यसभा का टिकट देके फिर उसको मंत्री बनाया गया, अगर वो आतंकवादी कह रहा है, इसका माने वो भी आतंकवादी है। भाई 6 महीने पहले तक तो आतंकवादी गुट में था। जी 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 प्रोफेसर, मैं एक और चीज थी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट घटना और हुई है। अरविंद केजरीवाल साहब का इस्तीफा और आतिशी जी का दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने का करीब करीब तय, हम शायद 21 तारीख को वो करेंगे। वो उसको क्यों लेट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। ये इतने छोटे लोग हैं कि मतलब उसका, अरे भाई उसको मुख्यमंत्री की शपथ लेने दो, उसी में थोड़ा डिले करके जो चढ़ाने वाली बात होती है उस तरह का लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे को देखिए तो 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी। पहली, अरविंद केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था कि आप केवल उन्हीं फाइल को साइन करेंगे जिसको LG को अप्रूव करना है, तो वो बाकी चीजों को साइन करने के लिए वो नहीं थे। दूसरा, उनके पास जो दिल्ली के पास जो विभाग है 3 ही है, उसमें से सबसे प्रमुख जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, जो दिल्ली सरकार जिसमें बिना LG को भेजे अपना काम कर सकती है, उसमें चीफ मिनिस्टर साइन नहीं कर सकते थे, तो मामले रुके हुए थे। तो इनका भी एज अ स्ट्रेटेजी इनको ठीक ही था कि एक दूसरा चीफ मिनिस्टर ले आओ जिससे कम से कम रुके हुए काम हो। अब इन्होंने कहा कि मैं जल्दी इलेक्शन की मांग करता हूं, लेकिन रिजॉल्व नहीं किया। आपको क्या लगता है कि ये जो एक सिंपैथी लेने की जरूरत की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, क्या इसका इफेक्ट होगा? नंबर 1। और आतिशी जी को मैं इसलिए उनका स्वागत करता हूं कि कम से कम देश में एक दूसरी महिला मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठी है। और दिल्ली की एक परंपरा है, दिल्ली की जो महिला मुख्यमंत्री रही वो अपनी पार्टी के बहुत मजबूत नेता रही हैं, चाहे शीला दीक्षित जी हो, चाहे सुषमा स्वराज जी हो, और अब ये आई हैं आतिशी जी। तो इस पे भी जो पूरा प्रकरण हुआ, इस्तीफा आतिशी जी का मोरलेस सब तय है कि वही बनेंगे, इस पे आपकी टिप्पणी? देखिए आनंद जी, पहली बात तो ये मानता हूं, एक तो आतिशी के साथ अच्छी बात और ये है कि बहुत हाईली एजुकेटेड महिलाएं, वेरी हाईली एजुकेटेड, जो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल राजनीतिकों पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड के ना हो लेकिन कम से कम जेन्युइन डिग्री होल्डर जरूर हो। क्योंकि जेन्युइन, आपके पास डिग्री नहीं है ये भी कह दीजिए, जैसे के कामराज ने कहा था मेरे पास डिग्री नहीं है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आप उसको क्लेम करते हैं और उसके बाद एक गलत एफिडेविट देते हैं और परजरी के मुजरिम है, तो वो उचित नहीं है। नंबर 1, देखिए आज के तारीख में मैं एक चीज स्पष्ट बता देता हूं, मेरे जैसे देश के अंदर कम से कम 30% लोग हैं जो ये मानते हैं कि आज के तारीख में अगर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसको कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। अगर ये आम आदमी पार्टी होगी उसको भी नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को चीफ मिनिस्टर बना के बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसमें कोई डाउट नहीं। केजरीवाल ने रिजाइन करके अच्छा कदम उठाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने ये संकेत दिया है पूरे मीडिया को और पूरे समाज को कि इनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ है,
मैं आज लिखे देता हूं आपको, गलती होगी माफी मांग लूंगा, और माफी मांगने के अलावा करूंगा क्या। 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग होगी, मैं ये जानता हूं कि आम आदमी पार्टी को 1% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन संकेत ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए हरियाणा के अंदर जबरदस्ती चुनाव लड़ रही है, और ये संकेत जितनी भी सहानुभूति इन्होंने अभी तक बटोरी है वो सारी खत्म हो जाएगी। आज मैं उस हर आदमी के खिलाफ हूं आनंद जी, मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली किसी प्रकार की कोई मदद कर रहा है। क्योंकि मेरा यह मानना है अग्निवीर जैसी योजना, किसानों के साथ हुए दुर्व्यवहार और इन सब चीजों पे जो आज 10 साल से सत्ता में हैं उनको दंडित किया जाना हिंदुस्तान के लिए आवश्यक है, और जो इसमें सहयोग नहीं कर रहा है वो कोई सहानुभूति का पात्र नहीं। जी 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 जी। मैं प्रोफेसर साहब, एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, हमारे जो उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब हैं, वो पार्टिसन हैं, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से वो साफ दिखता है, लेकिन वो अपने को वो भाजपा के कार्यकर्ता मतलब के रूप में अपने से उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। अभी उन्होंने कल परसों में फिर एक जगह भाषण दिया, और जो दुख की बात, 17 तारीख को जिस दिन मोदी जी की बर्थडे थी, और वहां उन्होंने बताया कि भाई एक महापुरुष 17 सितंबर को जन्मा, और ठीक एक पखवाड़े बाद एक महापुरुष 2 अक्टूबर को जन्मा। तो ये दोनों लोगों को वो अपना उनमें समानता पा रहे थे और जिस तरह का गुणगान कर रहे थे। जो जिस बात का दुख है कि भाई आप उपराष्ट्रपति हो, आप किसी पार्टी के नहीं, आप वहां से बैठ के राहुल गांधी को गाली दे रहे हो कि आप उपराष्ट्रपति बन के उसी उसमें आप कह रहे हो कि वहां उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक नहीं है, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं। मैं थोड़ा इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि ये उपराष्ट्रपति के पद की गर्मा तो गिरी रही है, ये बाकी अपनी भी गर्मा गिरा रहे हैं, मतलब इतना ठीक नहीं है। जी देखिए, मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट आपने सुनाया, मोदी जी उनसे नाराज हो जाएंगे। अरे मोदी जी की तुलना वो गांधी जी से कर रहे हैं, जिसको अमित शाह चतुर बनिया कहते हैं, और गांधी जी तो बायोलॉजिकल थे। अरे मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, मोदी जी तो परमेश्वर के अवतार हैं। उनकी तुलना विष्णु भगवान से करनी चाहिए थी, ब्रह्मा से करनी चाहिए थी, महादेव से करनी चाहिए थी, आपने गांधी जी से कर दी। अरे भाई ठीक है, चलिए मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी के जब विदेश में जाते हैं मोदी जी, तो वहां गांधी जी की प्रतिमा के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जब हिंदुस्तान में विदेशी आते हैं उनको भी साबरमती आश्रम ले जाते हैं और उनके समाधि स्थल पे ले जाते हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी है। दिल में भारतीय जनता पार्टी के गोडसे ही बसता है, वो गांधी नहीं बसते। अब ये एक तो ये इन्होंने कर दी। अब मुश्किल ये है कि वो अपना उत्साह में बोल गए गांधी और वो कर गए, ये नहीं। अरे या तो तुलना करते गोडसे और गांधी कि गोडसे उस दिन पैदा हुए थे, और भाई आपके जब आदर्श गोडसे हैं और सावरकर हैं, तो सावरकर और गोडसे से तुलना कीजिए, आप गांधी जी से क्यों तुलना कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब आप खुद सोचिए भाई, अगर राहुल गांधी आतंकवादी हैं और उन्होंने गलत कहा तो मुकदमा दर्ज करो ना भाई, करो अरेस्ट। जितने यूट्यूबर्स हैं सबको अरेस्ट करो, जो लोग आलोचना मोदी जी की कर रहे हैं सबको अरेस्ट करो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम लोगों को जेल के अंदर वो महामत रखो, या जो इंडियन टॉयलेट्स होते हैं, कम से कम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टेक ओवर कर लो और उनके जो एयर कंडीशन रूम्स होते हैं उनके अंदर रखो यार, खाना खिलाओ सुबह शाम, हमें क्या परेशानी। हाँ, इतनी अनुमति दे देना कि रिपब्लिक इंडिया में जो मेरा कार्यक्रम सुबह 8 बजे रिलीज होता है उसको मैं रिकॉर्ड कर सकूं। भाई मेरी तो दिल में एक ही कामना है कि मैं अपना बोलूंगा नहीं और कोई सुनने वाला नहीं होगा, वो असली परेशानी है। खाना मिले, बढ़िया एयर कंडीशन रूम मिले, वेस्टर्न टॉयलेट मिले, हमें क्या परेशानी है। ठीक। मैं एक और चीज बताइए, जैसे आपको ये सब लगता है, लेकिन प्रोफेसर जब आप जिस समय एक्टिव पढ़ा रहे थे और समय थे, तो एक उल्लास आता होगा जब एग्जाम आते होंगे, भाई अब पेपर सेट करना है, अब बच्चों का एग्जाम होगा, फिर इन्विजिलेशन है, फिर कॉपी चेक करनी है, एक जनरली उत्साह में रहता है आदमी। जो प्रोफेसर, मुझे ठीक से याद है कि घर में भाई जब होली दिवाली दशहरा होता था तो हम लोग भी बड़े उत्साह में रहते थे, अभी तक रहते हैं भाई कि सब लोग आ जाएंगे, घर के लोग, थोड़ा उत्साह रहता है, कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, फोन करना है। ये हमारे मोदी जी का तो एक ही जगह मन लगता है, इलेक्शन में। इससे इनका मन उछड़ गया है बिल्कुल। इनका मतलब या तो बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हैं, इनको कहीं और दूसरे लेवल पे इनका मन ही नहीं लग रहा है इलेक्शन में।
और ये एक अजीब सा सिम्टम है, क्योंकि ये कहीं उधर भागे जा रहे हैं, कभी उधर चले जा रहे हैं, उड़ीसा चले जा रहे हैं, कुछ इलेक्शन में मन नहीं लग रहा है। ये क्यों नहीं लग रहा है इलेक्शन में मन, प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब? भाई आनंद जी, आपने देखा इमरान प्रतापगढ़ी कश्मीर गया, लाखों की भीड़, मतलब उसका जो पदयात्रा हुई है उसमें जिधर देखिए, मैं भी कश्मीर गया तो मैंने इतनी भीड़ की कल्पना नहीं कर सकता मैं, वैसी भीड़ थी इमरान प्रतापगढ़ी के साथ। जब यहां पे कोई भी हुड्डा जी की मीटिंग हो रही है उसमें 20-25 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पहली मीटिंग हुई उसके अंदर 5,000 आदमी इकट्ठे हुए मोदी जी के। अमित शाह जी की भी मीटिंग में बहुत मुश्किल से 10-15 हजार आदमी थे। जहां पूरे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, जहां सरकार आपके साथ है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। देखिए ये संकेत माननीय मोदी जी को मिल चुका है, जाने की घड़ी आ गई है। अब सवाल यह है, इसीलिए वो जाके ये देख के आ रहे हैं कि वहां कौन सी ब्रुनई में कैसा है रहन सहन, वहां खाने पीने के लिए क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसीलिए वो विदेश यात्रा कर रहे हैं आजकल। और उन देशों की विदेश यात्रा कर रहे हैं जिन विदेशों में कोई यार जाने की वैसे भी इच्छा नहीं होगी, काहे ब्रुनई जाओगे यार। यही तो सुना है कि वहां सोने के सिंहासन है और सोने की कारें हैं, वहां का जो प्रिंस है बड़ा अमीर है, इसके अलावा आपका क्या लेना देना। अच्छा वहां मस्जिद में भी चले जाते हैं, वहां पे इमामों से भी मिल लेते हैं, उन्हें परेशानी केवल हिंदुस्तान के मुसलमानों से है। विदेश में जाके ये भी कह देते हैं मोदी जी कि साहब लोग मुसलमान लोग इतनी प्रगति कर रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो देखिए मोदी जी तो बिल्कुल प्रातः स्मरणीय है, वैसा व्यक्तित्व तो मैंने अपने जीवन में न कभी देखा है और न मुझे आशा है कि देख पाएंगे, क्योंकि जो वो करते हैं वो कहते नहीं और जो कहते हैं वो करते नहीं। जी जी, मैं एक, क्योंकि कश्मीर की बात हुई है उस पर, कश्मीर पे भी एक आपकी टिप्पणी ले लूं। कश्मीर में अजीब सी स्थिति ये हुई है कि कश्मीर में 43 सीट जम्मू में है, 47 सीट कश्मीर घाटी में है। वहां पे बीजेपी केवल 19 सीट पे लड़ रही है। 28 सीट पे भाई मेरे हिसाब से उनको कैंडिडेट भी नहीं मिले, मतलब पैसा लेके भी लोग लड़ने को नहीं तैयार हैं, तो 28 सीट पे वो लड़ा नहीं पा रहे हैं। अब वो यहां से रामदास, वो रिपब्लिकन पार्टी ठावले को बंबई से भेज रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार से भेज रहे हैं, आरएलडी को उत्तर प्रदेश से भेज रहे हैं। मतलब इस तरह की एक 25-30 पार्टीज को वहां भेजा जा रहा है। गुलाम नबी आजाद जो कह रहे थे कि मैं इस बार वो नहीं करूंगा, मेरी तबीयत खराब है, उनको कोई घुट्टी पिला दी, मालूम नहीं कौन सी उनको दवा खिला दी, वो भी तैयार हो गए, वो भी घूम रहे हैं। ये बीजेपी ने क्या हार मान ली है, और बीजेपी क्या केवल इसमें लग गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग किसी तरह से हारे, जिससे वो एक कुछ फ्रैक्चर्ड सा मैंडेट आ जाए वहां? नहीं नहीं, इतना आप नादान मत समझिए भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रैप बिछाया है और ये ट्रैप जो है बड़ा गंभीर है, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए इंजीनियर रशीद जो जेल में है, जिसको ये लोग आतंकवादी कहते हैं, वो जेल में रहे बहुत दिनों से, उसको छोड़ दिया गया है, अब वो बाहर आ गया है। वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है? वो स्टेटमेंट दे रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 पे अपनी बात स्पष्ट करे। अब आप सोचिए, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के नेता होते, आप क्या कहते? अगर 370 लाने की बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन हार जाएगी कांग्रेस। उसको हटाने की बात करेंगे, नहीं हटाने की बात करेंगे, दोनों में नुकसान है। अगर वो कहेंगे 370 हटी हुई है, ये ठीक है, कश्मीर के अंदर इलेक्शन हार जाएंगे, तो अब्दुल रशीद ने जैसे वो करते हैं, अपने ओवैसी साहब करते हैं, उस प्रकार से अब्दुल रशीद को इन्होंने मैदान में उतार दिया है। अब अब्दुल रशीद ने फारूक इनको अब्दुल्ला साहब के बेटे को हराया, उमर अब्दुल्ला को। क्यों हराया, कैसे हराया? क्योंकि भाई अब उमर अब्दुल्ला की और शेख अब्दुल्ला और ये फारूक अब्दुल्ला, इस परिवार की ये मजबूरी है कि ये सेकुलरिज्म की बात करें, ये हिंदू मुसलमान एकता की बात करें, अब्दुल रशीद की तो नहीं है ना। अब सवाल यह है कि 370 हटाने की बात करें तो एक वर्ग नाराज होता है, नहीं हटाने की बात करें तो दूसरा वर्ग नाराज होता है। तो ट्रैप में ले लिया कि नहीं ले लिया? देखिए इतना नादान मत समझिए। हरियाणा के अंदर भी इन्होंने जो गोपाल कांडा के माध्यम से काम कराया है, गोपाल कांडा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति बहुत मजबूत थी, मतलब कंपैरेटिवली अगर बाकी कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दे तो आईएनएलडी तीसरे नंबर की पार्टी थी। गोपाल कांडा ने आईएनएलडी ज्वाइन की, बीजेपी ने गोपाल कांडा के अगेंस्ट अपना कैंडिडेट हटा लिया,
इसका माने गोपाल कांडा भी इनके साथ हो गए, आईएनएलडी भी इनके साथ। हाँ, ये बात दूसरी, आईएनएलडी खत्म हो गई इस चक्कर में, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर जो वेव है वो एंटी कांग्रेस, एंटी जेजेपी वेव है, और एंटी जेजेपी में आईएनएलडी को भी घुसा दिया गोपाल कांडा ने। एंटी एंटी बीजेपी और एंटी जेजेपी, नॉट कांग्रेस। आप कांग्रेस कह गए थे। हाँ, नहीं, सॉरी सॉरी, एंटी बीजेपी है, एंटी जेजेपी है, और आईएनएलडी को क्योंकि गोपाल कांडा ने अपने साथ जोड़ लिया तो अब एंटी आईएनएलडी भी हो गई। देखिए, आज के तारीख में जो मुझे पता चल रहा है, हरियाणा के अंदर क्लीन स्वीप है कांग्रेस की, क्लीन। गांवों के अंदर इनके बड़े बड़े नेता घुस नहीं पा रहे हैं, इनकी ये स्थिति। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपना दांव चल दिया है, तो दक्षिण हरियाणा जहां इनको सीटें मिलनी थी वहां भी इनको सीटें नहीं मिलने वाली। कश्मीर के, अच्छा, महाराष्ट्र में मोदी जी इलेक्शन नहीं कराना चाहते, कराना पड़ेगा। अब उसमें भी देखिए कुछ ना कुछ, वन नेशन वन इलेक्शन का शगुआ इसलिए छोड़ा गया है, कहेंगे कि नहीं इसको 1 साल एक्सटेंड किया जाए, फिर वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी हिम्मत नहीं है इलेक्शन झेलने की। तो देखिए, इनको इतना नादान मत समझिए, इनकी रणनीति है, इनकी ट्रैप्स हैं, और इस ट्रैप से मिलने का मैं इसीलिए आम आदमी पार्टी का आलोचना की मैंने। आम आदमी पार्टी इनके हाथों में खेल रही है। हरियाणा में विनेश फोगाट के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा के और 90 सीटों में लड़ा के वो भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी जो नहीं है वो सिद्ध करने पे तुल गई है, और इसका नुकसान इसको दिल्ली में भी हो। जी, मैं प्रो साहब एक और दर्शकों की सूचना के लिए बता दूं, जो इंजीनियर रशद हैं, उन्होंने वहां पे एक जमात इस्लाम को बैन है वहां पे, इस समय कश्मीर में बैन है। उसने चूंकि बैन हटा नहीं, तो उसने 10 लोगों को लड़ा रही है, जिसको वो समर्थन कह रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। इंजीनियर रशीद ने उनके साथ एक गठबंधन कर लिया है। तो वो जो आपकी बात है उसी को मैं और इन्फोर्स कर रहा हूं कि वो एक अलग ग्रुप बनाया जा रहा है, और वो ये माना जा रहा है कि कश्मीरियत की बात पे उन लोगों को कांग्रेस से बाहर निकालो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालो, और एक डैमेज करने की कोशिश हो रही है। कितने वोट करेंगे, क्या करेंगे, अलग बात है। चूंकि आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर दी, प्रोफेसर साहब, उसको आप अगर संख्या के बल पे देखें और अगर आप एज अ थ्योरी भी देख लें, 2 चीजें मैं सिर्फ आपसे समझूंगा। लोकसभा में 364 आपको एमपी चाहिए उसको पास कराने के लिए, अगर 543 सब लोग आके बैठ जाते हैं। दूसरा, एक जो अजीब उसमें वाहियात बात, मैं इसलिए बोल रहा हूं वाहियात बोल रहा हूं, कि उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई 3 साल मतलब 5 साल का इलेक्शन होगा, उसमें 3 साल बाद कहीं अगर सरकार गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब हो जाता है, तो दोबारा इलेक्शन होगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड। ये आपको नहीं लगता कुछ अजीब सी चीज है? मतलब 1 साल 1.5 साल रहेगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं होना चाहिए टेक्निकली, तो 1 साल रहेगा और कोई सरकार गिर गई तो आप फिर से इलेक्शन करेंगे। तो ये कुछ सेल्फ वो डिफीटिंग है, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक और चीज आपसे पूछ लूं, जो पंचायत का इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, पूरी तरह से स्टेट का प्रेरोगेटिव होता है, कैसे करेंगे, कौन सा, उसको भी अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। सारी 3 बातों पे इनके पास नंबर नहीं है, तो क्यों किया ये? क्या जब कह रहे हैं कि हम फुल टर्म के लिए होगा, बीच में गिर जाएगा तो रिमेनिंग टर्म का इलेक्शन अलग से होगा? और तीसरा, पंचायत का ताकत अपने हाथ में क्यों लेना चाह रहे हैं? प्रोफेसर अखिल स्वामी, देखिए, फिर ये मूर्खतापूर्ण निर्णय है। देखिए, हम लोग मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक चीज कहते हैं, समय बदलता रहता है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है समय के अनुसार। अब ये शेयर मार्केट में आपने नियम बना लिया कि मुझे तो आज 1 लाख रुपए लगाना है, आप डूब जाएंगे। अरे जब देखो मार्केट का डिप है, जब मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है, इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, शेयर मार्केट बढ़ेगा तो पैसा लगाओ, मार्केट बॉटम पे हो तो लगाओ, टॉप पे लगाओगे तो नुकसान होगा। इनकी ये गलती है। देखिए, 2 साल पहले जब ये बात कही गई थी वन नेशन वन इलेक्शन की, तो बात सही थी। उस समय मोदी जी की पॉपुलैरिटी टॉप पे थी और राहुल गांधी की बॉटम पे थी। भाई, वन नेशन वन इलेक्शन में तो तब फायदा होगा जब मोदी जी की इमेज फायदा करेगी। अगर मोदी जी की इमेज आज लायबिलिटी बन गई है, तो मोदी, अगर ये मान लीजिए प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन ही कर दें आज, ये राहुल गांधी वर्सेस मोदी, 2 साल पहले मोदी वुड हैव वन हैंड्स डाउन, 80% वोट मिलते मोदी जी को। आज के तारीख में राहुल गांधी इज अहेड ऑफ मोदी जी, क्योंकि राहुल ने वो सब कुछ किया है जो उसे करना चाहिए था। हर समाज के लोगों से मिल रहा है, गरीबों से मिल रहा है, नीचे। अच्छा, ये ब्रुनई घूम रहा है,
ये मेलोनी मैडम से मिल रहे हैं, कहीं वो पुतिन से मिल रहे हैं, कहीं इनके चीफ जो एडवाइजर हैं वो पुतिन साहब के सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए। तो जो मैसेजिंग हो रही है, तो आज के तारीख में जो रणनीति है वो वन नेशन वन इलेक्शन की नहीं है। आज की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ये होनी चाहिए। अब मुझसे लोग राय मांगते नहीं, लेकिन मैं राय देता रहता हूं, टीचर हूं, क्या करूं। मैं इन्हें राय देता कि भैया हर स्टेट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडर ढूंढो और उस स्ट्रॉन्ग लीडर को कहो कि वो इलेक्शन लड़े। वो इन्होंने किया नहीं। पिछले 4 साल के अंदर मध्य प्रदेश में इनका स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, राजस्थान में नहीं है, इनका हरियाणा में नहीं है, इनका राजस्थान कहीं नहीं है, गुजरात में नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर ऑल एग्स दे पुट इन वन बास्केट। हर चीज मोदी जी के नाम पे। अच्छा, मोदी जी का इमेज गिर गई तो अब ये इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का मामला जो है आज के तारीख में बीजेपी को नुकसान कर जाएगा। 2 साल पहले फायदा करता, और जब तक ये इलेक्शन होगा तब तक तो मोदी जी का बिल्कुल ही मामला गड़बड़ हो चुका होगा। क्योंकि राहुल गांधी आज के तारीख में जो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरह किसी राजनीतिज्ञ को करना चाहिए या किसी सोशल रिफॉर्मर को करना चाहिए, वो कर रहा है। मोदी जी वो कर नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी को ड्रेस बदलने में टाइम लगता है, फिर विदेश जाने में टाइम लगता है। राहुल गांधी को कौन सा विदेश जाना है, उन्हें कौन सी ड्रेस बदलनी है, एक टी शर्ट पहन के घूमता रहता है वो। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं आपको मतलब एक जानकारी बता दूं, इधर ड्रेस बदलना आप चेंज कर दिए हैं, क्योंकि जिस कपड़े में उड़ते हैं उसी में फिर उतरते हैं। नहीं तो पहले दिल्ली से उड़ते थे, जम्मू तक के बीच में ड्रेस चेंज हो जाती थी। लेकिन अब शायद किसी ने कहा होगा, जो भी वो फैशन डिजाइनर या जो एडवाइजर है, कि ज्यादा ड्रेस बदलने से मामला गड़बड़ हो रहा है, तो अब ड्रेस उतनी नहीं बदल रहा है। बदलने का तो एक है, जैसे कहीं सीजीआई कह जाते हैं। मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए कर ले रहा हूं क्योंकि ये आपका एक समझना चाहता हूं। ऐसा माना जा रहा है कि भाई जो सरकार का जो पक्ष है, और जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल गैर वाजिब है, और माधवी बुच के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं गैर वाजिब है, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोर जोर से चिल्ला के लाउड स्पीकर पे बोल रहे हैं कि माधवी बुच के साथ ये उन्होंने किया है। मुझे एक चीज, ये दोनों लोग वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? मुकदमा भाई हिंडनबर्ग के ऊपर अडानी जी को करना चाहिए, माधवी बुच को पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी पे करना चाहिए। क्यों नहीं मुकदमा कर रहे? देखिए आनंद जी, मुझे पूरे विश्व के अंदर एक आदमी ढूंढ के ऐसा दिखा दीजिए जो ये कहे कि मैं मूर्ख हूं और मैं बेईमान हूं। एक आदमी। डकैत भी ये कहेगा मैंने डकैती नहीं डाली, मर्डरर भी कहेगा मैंने, ब्रभूषण सिंह कहते ही है कि मैंने कोई गलती नहीं की, विनेश फोगाट ने सारी गलती की। माने अब विनेश फोगाट ने कैसे गलती की, उन्होंने गलती की नहीं, वही बताएंगे। टेनी महाराज कहते हैं मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की, किसानों ने गलती की। वो कुलदीप सेंगर नहीं, कुलदीप सेंगर जो उन्नाव का रेप कांड में जब सजा हो गई है, वो भी कहता था मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब असली मुद्दा क्या है? देखिए असली मुद्दा यह है मामला रेगुलेटर का। यह है मामला करोड़ों अरबों लोगों के पैसे का। अगर कोई कहता है कि अखिल स्वामी ने आके चेन्नई में मुझे थप्पड़ मारा, भाई ठीक है, एफआईआर हो जाएगी तो मुझे जाके बेल लेनी पड़ेगी। ये भारतीय दंड संहिता, हमारा जो कानून है उसके अनुसार आपको बेल तो लेनी पड़ेगी। कोर्ट कहता है जब ट्रायल होगा तब देखा जाएगा। असली मुद्दा यह है कि जो एक इंडिपेंडेंट जांच है उससे बचने की कोशिश सरकार क्यों कर रही? सरकार की क्या मंशा है? मेरे को ना सेबी चेयरपर्सन से कोई लेना देना है, ना मुझे अडानी जी से कोई लेना देना है, ना मुझे कांग्रेस से या पवन खेड़ा किसी से कोई लेना देना नहीं है। असली मुद्दा यह है कि अगर भारत के करोड़ों अरबों लोगों के पैसे शेयर मार्केट में लगे हुए हैं और रेगुलेटर पे और अडानी जी पे प्रश्न उठ रहे हैं, उसका प्रधानमंत्री को तो कहना चाहिए ना कि बताइए इंटरपोल से कराना है, चलो इंटरपोल से कराता हूं। अगर दोषी है तो अडानी जेल जाएगा, नहीं दोषी है तुम लोग जेल में जाओगे। अरे जांच इंडिपेंडेंट, तुम क्यों उसमें कामत साहब को लाते हो, क्यों नीलकेनी साहब को लाते हो, क्यों उन्हें लिमिटेड वो देते हो? तो हमारे जैसे जो फाइनेंस के प्रोफेसर हैं और जो शेयर मार्केट के प्रोफेसर हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोफेसर हैं, वो तो कहेंगे दाल में काला है। अच्छा, ना कोई किसी को बचाए ना किसी को फंसाए। भैया सीधी सी बात है, एक हाईली पावर्ड एक इंक्वायरी बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बैठ जाए, जेपीसी की बैठ जाए, जेपीसी जाए मॉरिशस, वहां जाके शेल कंपनीज और जो फिक्टिशियस कंपनीज हैं उनका डाटा ले, और उसके बाद सारी गवर्नमेंट से बात करे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डाटा लेके आए, और जो भी चोर हो जेल चला जाए, जो नहीं हो छूट जाए। तो किसी को बचाने या फंसाने का प्रश्न ही कहां उठता है। लेकिन जांच नहीं हो रही है, इसलिए आधे लोग कह रहे हैं कि बेईमान है, आधे लोग कह रहे हैं बेईमान नहीं है। अच्छा, जांच भी जो आप करा रहे हैं वो भी ऐसी जांच करा रहे हैं जो बंद लिफाफे में दे रहे हैं।
अच्छा, जिसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो सेबी चेयरपर्सन के कोई एम्प्लॉई थे, जो चंदा कोचर और माधवी पुरी बुच और कामत साहब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, और जो पहली नॉन आईएएस अफसर है। तो देखिए, शंका को दूर कर देना आवश्यक है। तो जांच नहीं कराए जाना या इस पे ये प्रचार करना कि वो निर्दोष है या दोषी है, देखिए मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं, कोई आरोप लगे उस आरोप की निष्पक्ष, और अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मैं बुला के खड़गे साहब को कहता, खड़गे साहब आइए चाय पीजिए मेरे साथ, और राहुल गांधी आइए, ये बताइए किससे जांच करानी है, जिससे कहेंगे उससे जांच करा देंगे। लेकिन अगर अडानी निर्दोष निकला तो खड़गे साहब और राहुल गांधी आपको जेल भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने मानहानि की है देश की, और छवि गिराई है, जो कहते हैं ना लोग कि छवि गिराई है, छवि गिराई, आपको जेल भेज दूंगा। लेकिन अगर अडानी का शेल कंपनीज का मामला सच निकला, हिंडनबर्ग को मैं यहां लाके हिंदुस्तान में इनाम दूंगा, अगर वो सच निकला तो, क्योंकि उसने हिंदुस्तान के शेयर होल्डर्स को बचाया है। ठीक है। मैं प्रोसा बस एक चीज ऐड कर दूं चलते चलते, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये जेपीसी की अगर कभी ये जेपीसी बनती है और मॉरिशस जाए तो 2 दिन की पेड हॉलीडे भी दें और मौज मस्ती भी थोड़ा कर ले, केवल इन्वेस्टिगेशन ना करे। बढ़िया जगह है मौज मस्ती करने वो के तो लिए। वैसे ही कर लेंगे, आप क्या सोच रहे हैं, वो तो करेंगे ही, मस्ती तो करेंगे ही। ठीक है। हाँ, चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोसा, थैंक यू सो मच।